खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सियासत में वैसे तो हर जीत अहम होती है, लेकिन पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए जब जीत हाथ लगे तो फिर वो विक्ट्री विशेष बन जाती है। हरियाणा में हैट्रिक लगाकर बीजेपी भी कुछ ऐसा करने जा रही है। हर एग्जिट पोल और पॉलिटिकल पंडितों के अनुमान और आकलन को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी हरियाणा के इतिहास में हैट्रिक जमाने वाली पहली पार्टी बनने जा रही है। जी हां, महज 6 महीने पहले सत्ता मिली, लेकिन सैनी ने मार दिया सिक्सर। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ जीत के नायक बनने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। यह न सिर्फ नायब की अग्नि परीक्षा थी, बल्कि चुनावों के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी का एक और बड़ा इम्तिहान था। बड़ी परीक्षा इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत ना ला पाने वाली बीजेपी के लिए ये लोकसभा चुनावों के बाद पहला अहम चुनाव था। चुनाव भी हरियाणा का, जहां किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन से उपजे समीकरणों में सबने राज्य में बीजेपी का खेल मानो खत्म सा समझ लिया था। सुबह 8 बजे के बाद जब रुझान आने शुरू हुए तो कांग्रेस आगे थी, लेकिन अगले 1.5 घंटे में खेल पलट गया और बीजेपी के हाथ मजबूत होते गए। रुझानों में कमल ने अपना बल दिखाया। आखिर ये कमाल कैसे हुआ, इसी की करेंगे पड़ताल। 2 राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद अपने संवाददाता सुमित चतुर्वेदी के पास, और इसके बाद मैं चलूंगा श्रीनगर। मेरे सहयोगी साहिल सुहेल वहां होंगे और वहां पर भी एक बड़ा जो कह सकते हैं कि उलटफेर हुआ है और बहुत समीकरण बदले हैं। महबूबा मुफ्ती एक तरह से सबसे ज्यादा नुकसान में रही हैं, तो इन सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि तमाम अनुमानों, एग्जिट पोल, बड़े बड़े पॉलिटिकल भविष्यवाणियों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने उस राज्य में कमल खिलाया है जहां अगर किसी के सामने चुनौती थी, किसी के सामने मुश्किलें थीं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी थी। जाहिर सी बात है जश्न होगा, लेकिन हमें बताइए कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है। सब खुशी है, बिल्कुल काफ़ी खुशी है। और जब खुशी जब एक्सपेक्टेड ना हो, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा हो कि खुशी नहीं आएगी, तो खुशी का कुछ ज़्यादा ही जोर रहता है। ऐसा ही बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रहा है। जून 4 को यहाँ पे काफ़ी बदलाव हुए थे। आज मैं कहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग स्थिति है। बीजेपी में एक अलग लहर है, एक अलग जोश है। बीजेपी के काडर, यानी कि जो अपने काम करते हैं नीचे, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक विन रहेगी, बहुत बड़ी जीत रहेगी। हरियाणा में आना, उत्तर भारत में आना, एक तरीके से इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका मिला है फिर से अपनी जो पुरानी जो थोड़ी भी झटका लगा था उसको भुला देने का और फिर से आगे बढ़ने का। जाहिर सी बात है इसका असर पड़ेगा आने वाले चुनावों में, दिल्ली के, झारखंड के, महाराष्ट्र के, क्योंकि बीजेपी में एक बार फिर से ज़्यादा ताकत जोश आ गया है। कांग्रेस जो सोच रही थी कि उत्तर भारत में एक और राज्य उसके पास आ जाएगा हिमाचल के बाद, वैसा नहीं हो रहा है। और इस राज्य का ज़्यादा महत्व है हरियाणा का, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल पास है। जो कुछ भी हलचल होती है वो दिल्ली में आती है। दिल्ली बहुत दूर नहीं है हरियाणा से, ये कहना भी बहुत उचित रहेगा। इसलिए हरियाणा की जीत एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने यहाँ पे अपने विकास का जो बात थी वो की थी, थोड़ा हिंदुत्व की बात की थी, उस सब के चलते ये अच्छी जीत मानी जा रही है। और शायद जाहिर सी बात है फॉर्मूला आगे भी काम आए, ऐसा लग रहा है। तो जीत का जश्न, और चूंकि जिस तरह से उम्मीद नहीं थी, तमाम बातें जो हैं वो बीजेपी के विरोध में जा रही थी, उस पर यह जीत अपने आप में मायने रखती है। और इन सब के बीच में साहिल सुहेल के पास चलते हैं। साहिल, हमें बताइए कि इस वक्त आप कहां पर हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर हम खास तौर पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद ये अहम चुनाव थे। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा कह सकते हैं, देखिए बीजेपी तो अपने पुराने प्रदर्शन के आसपास ही नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को हुआ है। और पिछले चुनाव में 29 सीटें जीतने वाली पीडीपी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया, महज 3 सीटों तक सिमट के रह गई है।
जाहिर सी बात है, बहुत से इक्वेशन बदल रहे हैं, बहुत सी पार्टियों का खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटा है। हमें बताइए फिलहाल सूरत हाल क्या है? देखिए, फिलहाल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को बहुमत मिली है और 50 पार करने की उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार कर रही है। 48 सीटें सरकार बनाने के लिए दरकार हैं और भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को मिलकर ये सीटें मिल रही है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं किया। 6 सीटें मिल चुकी हैं और एक और सीट मिलने की उम्मीद है। तो जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से और जिस नजर से देखा जा रहा था कि कांग्रेस 11 सीटें या 11 से ज्यादा सीटें लेके आएगी, लेकिन उतना नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनको 29 सीटें मिल चुकी हैं। 2014 में इस पार्टी को केवल 25 सीटें मिली थी। तो 2014 के चुनाव का अगर हम कंपैरिजन 2024 के विधानसभा चुनाव से करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो नंबर्स है वो बढ़ चुके हैं। 29 सीटें मिल चुकी हैं और वोट शेयर में भी काफी इजाफा हुआ। खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर जो पार्टी के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। शुपैया की बात करेंगे या गुरेज जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के जो उम्मीदवार थे, जो इस विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे, फकीर मोहम्मद खान, जो कि इससे पहले कांग्रेस के साथ थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वहां से लड़ा और कई बार वो लीड कर रहे थे, लेकिन आखिर में हार गए। 1000 वोट से वो इलेक्शन हार गए। यहां तक पीडीपी की बात है, 2019 के बाद जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हुआ और महबूबा मुफ्ती जो कि पार्टी की अध्यक्ष है, आज उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि 2019 के बाद 40 से ज्यादा उनके विधायक और उनके मंत्री पार्टी को छोड़कर चले गए और जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर में नई पॉलिटिकल पार्टीज जो बनी, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, या सजाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उन पार्टियों में वो शामिल हो गए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उस नुकसान का खिमियाजा आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। पार्टी के पास इस वक्त 2-3 सीटें हैं और पूरा जो शिफ्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो अलायंस है उसे साफ तौर पर मिलता नजर आया। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी का, ग्राउंड रिपोर्ट का साहिल हमें देने के लिए, और इसके साथ ही अपने सहयोगी सुमित का भी हम धन्यवाद देंगे। लेकिन इस बीच जरा हरियाणा की जीत पर अगर हम फोकस करें तो जरा इसका विश्लेषण बड़ा आवश्यक हो जाता है। आवश्यक इसलिए कि नायब सिंह सैनी पर बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे माहौल में चुनौतीपूर्ण पूरे मतलब सारे विरोधाभास थे और अंत तक आते आते एग्जिट पोल्स और पॉलिटिकल पंडित तक का भाप नहीं पाए। इन सब के बीच में ये प्रदर्शन बहुत मायने रखता है और ऐसे में उन्होंने एक बात जो है साफ तौर पर कही है कि इस जीत का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अब यहाँ से हरियाणा की राजनीति में किस नए अध्याय की शुरुआत होगी, किस तरह से अब जो है वहाँ पर राजनीतिक जो तमाम हम उलटफेर देख रहे हैं उसके क्या मायने हैं, किसका कद बढ़ने वाला है, किसका घटने वाला है, ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर मयूर पारेख, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और अनुज अग्रवाल, हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, दो खास मेहमान हैं। अनुज, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि ये इसलिए भी अहम होती है जीत क्योंकि नायब सिंह सैनी पर भी एक बहुत बड़ा दारोमदार था। इस प्रदर्शन को लेकर जितनी बातें थी वो सभी विरोधाभास में नजर आ रही थी। ग्राउंड रिपोर्ट तक में हम देख रहे थे कि ये बात बार बार की जा रही थी कि कहीं पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या देखते हैं कि आखिर क्या वो इक्वेशन बीजेपी ने अपनाया, क्या वो रणनीति अपनाई जिसकी वजह से आज इस तरह के फिगर्स सामने आए? प्रशांत जी नमस्कार। और ये बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग फेज था। हरियाणा का चुनाव पर उसकी पूरी साख दांव पे लगी और जब लोकसभा चुनाव बीजेपी में ने काफी मार्जिन से, मतलब बिल्कुल एकदम 240 सीटें थी, तो मुश्किल एनडीए की सहायता से अपने दलों के साथ सरकार बनाई थी। तभी बीजेपी ने कैलकुलेट कर लिया था कि उसकी कमियां क्या हैं, गलतियां क्या कहाँ कहाँ हुई हैं। और हरियाणा में भी उनकी 10 से 5 सीटें हो गई थी लोकसभा में। तो उन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया, अपनी सारी कमियों को एनालाइज किया और जिन जिन मुद्दों की वजह से पब्लिक में असंतोष था, उन सारे मुद्दों पर उन्होंने काम किया।
नायब सिंह सैनी का चेहरा सामने आने से तो जो गैर जाट वोट था वो कंसोलिडेट हुआ, एक नया फ्रेश चेहरा आया, तो नए कार्यकर्ताओं में उत्साह आया कि हाँ भाई हम अगर काम करेंगे तो हमारे लिए मौका है पार्टी में, हम कुछ भी बन सकते हैं। जब नया व्यक्ति चीफ मिनिस्टर तक बन सकता है तो हमारे लिए भी अवसर है। तो ये कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आया, गैर जाट वोट एक कंसोलिडेट हुआ, और जिन जिन मुद्दों पर खास तौर से किसानों का एमएसपी वाला मुद्दा बहुत वहां पर प्रमुखता से कांग्रेस ने उठाया था, तो उस पर उन्होंने 24 फसलों पर एमएसपी जो दी, उसकी गारंटी दी और वो डिलीवर किया। वो चीज किसानों को सबसे बड़ी नाराजगी थी, और वो सब रिकवर होगी तो वो नाराजगी गायब होगी। अग्निवीर पर भी अलग अलग उन्होंने उनको ये कहा कि हम और बीएसएफ में, स्टेट पुलिस में या और सर्विसेज में अकोमोडेट कर लेंगे, जो भी सेना से इनको रिटायर करेंगे। तो वो भी कहीं हद तक उसको भी एक सेफ्टी वॉल्व उन्होंने एक तरीके से थ्योरी बीजेपी ने रखी, और बीजेपी ने बड़े सामूहिक तौर पर इलेक्शन लड़ा। और जो जहां कांग्रेस पार्टी जाट और दलित अपने नेतृत्व में बट गई और हाईकमान उसको रिजॉल्व नहीं कर पाई, उनको एक नहीं कर पाई, ऊपर से कुमारी शैलजा और हुडा फैमिली एक दिख रहे थे, लेकिन वो अंदर से एक दूसरे को काट रहे थे। तो बहुत सारा वोट जाट वोट भी बीजेपी में आया, बहुत सारा दलित वोट भी बीजेपी में आया। तो बीजेपी ने अपने साफ तौर पर ये निचोड़ निकलता है, पत्ते साफ तौर पर ये निचोड़ निकलता है कि शायद बिना किसी शोर के बीजेपी अंदर खाने अपने जो पूरे स्ट्रांग पॉइंट थे या जो भी उसकी रणनीति थी उस पे इस तरह से कंसिस्टेंसी से काम कर रही थी कि वो भारी पड़ा है। डॉक्टर मयूर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें यह बताइए कि अब लोकसभा चुनाव का जो डेंट था बीजेपी को, वहां से एक नैरेटिव यह भी था कि अब राज्यों में जो अगर बीजेपी सिमटती है तो एक आत्मविश्वास वाली चुनौती होगी। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो कहीं ना कहीं एकजुटता की बात कर रहे थे। संघ के जो एक लोकसभा चुनाव में संघ के तमाम बातों को खारिज किया जा रहा था, कई अलग अलग तरह से नैरेटिव कायम किए जा रहे थे, वो नैरेटिव भी बदलने की कोशिश हुई। आपको लगता है कि हरियाणा की ये जीत एक बहुत बड़ा बूस्टर बनने वाली है अब, और आगे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बीजेपी की खासतौर पे रणनीति हमें थोड़ी और रिफाइन नजर आ सकती है? हाँ प्रशांत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो हरियाणा की जीत है ये बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह से आए, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 400 सीटों की बात करना 241 पर सिमट गया और पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार पर डिपेंड रहना, और यही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने भूतकाल में एनडीए की सरकार गिराई। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में बहुत लंबे समय से ये आशंका बनी हुई थी कि क्या बीजेपी का परचम कम हो रहा है, क्या बीजेपी ये अब आने वाली चुनौतियां जीत पाएंगी, या फिर एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि समस्या होगी। और उसकी तरफ आप अगर देखें तो राहुल गांधी जो है वो सेंट्रल स्टेज पे आते हैं, वो खुद विपक्ष के नेता बनते हैं, विपक्ष की कमान जो है वो अपने हाथ में लेते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कार्यकर्ताओं में एक गर्मजोशी जो थी वो माहौल नहीं था, एक उत्साह जो था वो थोड़ा कम हो गया। अब जब हरियाणा में जीत मिली है, और ये जीत बिल्कुल ऐसे वातावरण में मिली है जब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, सभी को ये कह रहे थे जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार रही है और हरियाणा में भी हार, और ऐसे में जब अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो सारे कार्यकर्ताओं को सिंगल लाइन मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देंगे, और मुझे लगता है आज शाम 6:30 बजे वो वही बात करेंगे कि मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी पार्टी उतना दमखम रखती है और पार्टी उतनी ही ताकत से आगे बढ़ने को तैयार है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। अब एक चीज हरियाणा के बारे में बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। ये मेजॉरिटी अपीजमेंट का पॉलिटिक्स जो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में किया, ये मेजॉरिटी अपीजमेंट का जो पॉलिटिक्स है, इस मेजॉरिटी के अपीजमेंट के पॉलिटिक्स में
कांग्रेस पार्टी को हार मिली। झाट वोट को पाने के चक्कर में उन्होंने जो एक बड़ी वोट बैंक को अपने से दूर कर दिया, ये बात उनको अंत तक समझ में नहीं आई। बीजेपी ने इसी बात को ताड़ लिया। आप देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री को बदल देना, आप देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदल देना, आप देखिए हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदल देना, एंटी इनकम्बेंसी को काटने बिल्कुल, की इस पे जैसे बहुत अहम भारतीय बात जनता होगी। पार्टी के पास डॉक्टर मयूर, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा नायब सिंह सैनी को सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कहा। लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल, तो उन्होंने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया और जनता का धन्यवाद दिया, और जाहिर सी बात है कद बढ़ा है। अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज, अब चूंकि हरियाणा की इस जीत के मायने अगर खोजे जाएं, अब हम जानते हैं कि हरियाणा को अगर देखा जाए तो अब दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई राज्य जो हैं वो इन चुनावों से, उनको कह सकते हैं ना कि एक संकेत जाते हैं, एक नैरेटिव भी सेट होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अगर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे तो क्या इन राज्यों की भूमिका अहम हो जाएगी, और क्या लक्ष्य रहेगा बीजेपी का इन चुनावों से, एक क्यूज अगर ले वो आने वाले वक्त में? बीजेपी बड़े आराम से एस्टेब्लिश करेगी कि हमारे पास गवर्नेंस का एक मॉडल है। और अगर हम बार बार हर राज्य में आते हैं, ये हमने गुजरात में भी दोहराया, ये मध्य प्रदेश में भी दोहराया, यूपी में हम दो बार अच्छे शासन कर रहे हैं, बिहार में भी लगातार उनकी सरकार आ ही रही है, और अभी हरियाणा में उन्होंने इस तरह का एस्टेब्लिश कर दिया कि हम जिस फॉर्मेट पे चल रहे हैं, जो हम एक गवर्नमेंट का गवर्नेंस का प्लान दे रहे हैं, उसको जनता बार बार मोहर लगा रही है। और जो कांग्रेस बड़ी एग्रेसिव हो गई थी, राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोकल हो गए थे लोकसभा चुनाव के बाद, अब उनकी जुबान पर बहुत लगाम लगेगा, मॉडरेट होंगे, क्योंकि जिस तरह की गंदी भाषा की राजनीति चल रही थी इस समय देश में, वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगा और कंसोलिडेट होगा मोदी का चेहरा द्वारा से, जो रीएस्टेब्लिश ऑफ द मोदी ब्रांड, जो ब्रांड मोदी पर कहा जा रहा था कि अब फिसल रही है, ये अब इसका रंग फीका पड़ गया है, ये अब इसका फेस खत्म हो रहा है, वो मुझे लगता है उसको रिगेन करेगी। उसका फायदा नेशनली भी होगा, इंटरनेशनली भी होगा। और जैसी वर्ल्ड में सिचुएशन है, एक बिल्कुल हम थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़े हैं, ऐसे में देश में बड़ा प्रबल एक सशक्त नेतृत्व चाहिए, और मोदी जी उस जगह पर एक तरीके से इस हरियाणा की जीत से वो ये एस्टेब्लिश करेंगे कि मैं कंसिस्टेंटली अभी चल रहा हूँ और पूरे देश को और भी अच्छे से कमांड करूंगा, इंटरनेशनली भी बड़ा अच्छा फेस रखूंगा, जिससे दुनिया की प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने में हम एक अच्छी भूमिका अदा कर सकें। भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, कि और इसी तरीके से जो अगले चुनाव आ रहे हैं, से ब्रांड मोदी भी जो है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है। चलिए डॉक्टर मयूर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात आप कह रहे थे, ये जो निर्णय थे खासतौर पे मुख्यमंत्री बदलने वाले, मुझे याद है कि इन निर्णयों पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगे थे। अनपॉपुलर फेसेस, ऐसे फेसेस जो शायद वहां की राजनीति में लोगों ने सरप्राइज की तरह देखे, खुद जनता ने भी उसको सरप्राइज की तरह लिया, पत्रकारों ने भी सरप्राइज की तरह लिया। बड़ी लिस्ट आती थी, बड़े नाम आते थे, और उनमें से जो नाम सामने आता था वो हैरान रह जाते थे। नायब सिंह सैनी भी। क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन फिल्ट्रेशन है, ये अब और ज्यादा इसकी इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब हमें कुछ बहुत ही 360 डिग्री निर्णय पलटते हुए दिखेंगे तो उनमें इस तरह की झलक आपको दिखेगी? ये दोनों ही बात जो आपने बताई वो संपूर्ण रूप से सत्य है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है जो हम एक्सपेक्ट ना करें। आप सभी जगह पे देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस,
इनको जब मुख्यमंत्री बनाया तो कई सारे कद्दावर नेता के पीछे वो खड़े रहते थे, वो सीधे आगे आ गए। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, गुजरात में भी वही हुआ और हरियाणा में भी हमने यही देखा। शायद यही भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी दूर करने का बहुत बड़ा सीक्रेट है। किसी ऐसे नए चेहरे पर दांव लगाओ जिससे लोग अपनी उम्मीद बांध सके। ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों की उम्मीदें पहले हो ही नहीं, और जब वो व्यक्ति परफॉर्म करना शुरू करे तो लोगों को एक आस बंधे कि जी हाँ, ये व्यक्ति हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में पहले से कोई अवधारणा ही नहीं है। और इसी बलबूते पर आप देखिए नायब सिंह सैनी को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बना लिया गया, उससे सीधा फायदा मिला। अब जब आप बात करेंगे अन्य लोगों की, तो अन्य में भी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है उसमें जो झगड़े चल रहे थे, चुनाव के पहले ही दिखना शुरू हो गया था। वो ये झगड़े दिख रहे थे कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब यहां से आगे इनका काम जो है वो कैसे चलेगा। तो ये पूरी की पूरी जो परिस्थिति थी, ये पूरी तरह से बीजेपी के लिए एडवांटेजस पोजीशन रही और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रही। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को परेशान करे। बहुत अहम बात आपने कही, ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस के लिए अब एक बेचैनी भरा सबब हो सकता है। इन सब के बीच में अनुज, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अभी भी आपको क्या लगता है, अगर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखें और खासतौर पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में बीजेपी ने एक कंसिस्टेंसी दिखाई है, प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन के आसपास रहा है, लेकिन ये अपवर्ड नहीं गया है जितना जिस तरह से वहां पर बार बार जो प्रोजेक्शन हो रहा था। तो उस लिहाज से देखें तो एक लॉस भी कहीं ना कहीं उस ग्राउंड पर हो रहा है, वहां पर किसी भी तरह का गेन नहीं हुआ है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं टिकट वितरण में बहुत गड़बड़ी की और काफी सारे वहां पर नाराजगी देखी भी गई थी। दूसरी चीज है कि बहुत सारा जो काम कश्मीरी पंडितों के हित में किया जाना चाहिए था, उनको रीएस्टेब्लिश कराना था वहां पर, वो काम अभी भी लटका हुआ है। तो उसका मैसेज कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उनमें बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। पन्नून कश्मीर जो कश्मीरी पंडितों की संस्था है वो लगातार विरोध में थी कि वो हमें कुछ मिला नहीं, हम तो वो कहीं ना कहीं उससे जो बढ़ी हुई सीटें थी जम्मू कश्मीर दोनों में, उनमें कहीं पर भी बीजेपी ने एक्स्ट्रा जो उसको बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ी। और दूसरा जो बीजेपी की कोशिश थी कि डिवीजन ऑफ वोट करा ले, उसने कई सारी और रीजनल पार्टीज को प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था, वो फैक्टर भी बहुत काम नहीं कर पाया और पीडीपी का सारा वोट शिफ्ट हो गया एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो उसका भी बहुत बड़ा बीजेपी को नुकसान हुआ। और दूसरी चीज है कि घाटी का जो नुकसान हुआ है, जम्मू में कांग्रेस ने 7-8 सीटों पर जो बढ़त ली वो बीजेपी का लॉस है, क्योंकि वो बीजेपी का अपना वोट बैंक था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक बार फिर से गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि अगर उसने डेवलपमेंट किया वहां पर 370 भी हटाई, बिल्कुल, तो आखिर क्या चूक रह गई, क्या चूक रह गई कि आखिर वहां पर किसी तरह का गेन नहीं नजर आया, वो तब सीटों में तब्दील होता क्यों नहीं नजर आया? अगर लॉस महबूबा मुफ्ती का था तो बीजेपी के हक में वो गेन क्यों नहीं गया, बड़ा सवाल है। तो यहां पर भी आत्ममंथन बीजेपी को खासतौर पर करना होगा। इन सब के बीच में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की एक नेता का नाम लगातार सुर्खियों में रहा, कुमारी शैलजा। बीजेपी के नेता भी उनका नाम ले रहे थे कि उनकी अनदेखी की गई। अभी हमने चर्चा में भी ये बात की, क्या कहा उन्होंने इन रुझानों पर, आखिर क्या उनका रिएक्शन रहा, जरा सुनते हैं। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा, कौन जिम्मेवार रहे।
तो कांग्रेस आत्मंथन करेगी हरियाणा में और बीजेपी को आत्मंथन की जरूरत है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, लेकिन ये दिन बीजेपी का है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक के साथ बीजेपी ने ये बता दिया है कि शायद उसका होमवर्क, उसका काम इन सारे दावों से ज्यादा मजबूत और कॉन्क्रीट था। और यही वजह है कि अनुमानों से कहीं बेहतर, अनुमानों से एकदम उलट बीजेपी के हक में यह फैसला जाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ अनुज जी, आप जुड़े। इसके साथ ही शुक्रिया करेंगे डॉक्टर मयूर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस शानदार विश्लेषण के लिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।